Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज AITS सॉल्यूशन फिजिक्स का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं जो नीट 2023 के लिए हुआ था। डेट है 20/11/2022। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स का सॉल्यूशन है ये, और आप इसको जरूर देखिएगा। मेन टेस्ट है 05 AITS। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए रॉड ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर, लेंथ है 60 सेंटीमीटर और उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है। अदर लेंथ है, अदर रॉड हैज द कोफिशिएंट दिया हुआ है अल्फा 2 3 into 10 to the power -6 पर डिग्री सेल्सियस। और इसकी भी लेंथ नहीं पता, लेकिन चेंज इन लेंथ जो है दोनों को हम लोग गर्म करते हैं तो चेंज इन लेंथ दोनों के इक्वल हो जाता है। अदर इंड हैज कोफिशिएंट ऑफ, अदर रॉड है जिसका कोफिशिएंट अल्फा दिया हुआ है। द डिफरेंस इन देयर लेंथ एट ऑल टेम्परेचर रिमेन्स सेम द लेंथ ऑफ द अदर। देयर डिफरेंट का मतलब डेल्टा L1 बराबर A डेल्टा L2। ये हो जाएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा T बराबर L2 अल्फा 2 डेल्टा T। ऑल टेम्परेचर है इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। L2 यहां से L1 अल्फा 1 बाई अल्फा 2 आ जाएगा। और यहां से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। L1 कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, अल्फा 1 दिया हुआ है 5 और बाई 3 हो जाएगा ये, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा 10 to the power -6। तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यानी इसका आंसर जो होगा ये 4 हो गया। नेक्स्ट है 2 नंबर, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन। वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा दिया हुआ है 6 into 10 to the power -4 पर केल्विन। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, टेम्परेचर राइज दिया हुआ है, टेम्परेचर में जो चेंजिंग हो रहा है 80 केल्विन। ये डिग्री सी लिखिए चाहे 80 केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम ही होता है। तो टेम्परेचर तक फ्रैक्शनल जो चेंज होता है डेंसिटी का वो होता है गामा डेल्टा टी। गामा का वैल्यू डाल दीजिएगा, डेल्टा टी का वैल्यू डाल दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0.048। यानी आंसर जो होगा, ऐसे गुना करिएगा ना तो इसमें यही आएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर कहता है कि न्यू स्केल टेम्परेचर, मतलब एक अलग थर्मामीटर है जो लीनियर है, उसको कहते हैं W स्केल। कहता है कि W स्केल है, अलग थर्मामीटर है। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट दिया हुआ है। माने XL मान लेते हैं, चाहे W है तो XL मान लेते हैं। लोअर पॉइंट दिया हुआ है इतना W है और X अपर पॉइंट दिया हुआ है 279 डिग्री W है। What will be the reading on the new scale corresponding to temperature 58 डिग्री C on Celsius scale? एक सेल्सियस स्केल है तो सेल्सियस में किसी भी टेम्परेचर को मेजरमेंट कर रहा है, किसी बॉडी का टेम्परेचर को, तो 58 डिग्री सी आ रहा है। तो कहता है कि इस थर्मामीटर से मेजरमेंट करेंगे तो कितना आएगा। तो फॉर्मूला होता है रीडिंग माइनस एक्स लोअर बाई एक्स अपर माइनस एक्स लोअर बराबर कांस्टेंट होता है। तो हम लोग इसका रीडिंग पूछता है तो हम लोग करेंगे क्या कि इसका रीडिंग मान लें कि एक्स है, लोअर कितना है 29, अपर कितना है 279 माइनस 29 बराबर सेल्सियस बराबर कर देते हैं। तो सेल्सियस का हमको पता है कि लोअर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अपर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। रीडिंग है 58
माइनस 0 अब बाई 100 माइनस 0। तो यहां से हम लोग x निकल जाएगा, x निकालिएगा तो 174 डिग्री आ जाएगा। इसमें रीडिंग इसका आ जाएगा 58 डिग्री सेल्सियस है ये, तो इसका 58 डिग्री का जो है उस रीडिंग में, माने ये W जो थर्मामीटर है उसमें जो रीडिंग होगा 174। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर। फोर नंबर, मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, स्पेसिफिक हीट एस है, रोटेट कर दिया गया है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी सेंटर एट द स्पीड रोटेशन, it is suddenly stopped and 25 of its energy is used to increase in temperature, then rise in temperature of the sphere। कहता है कि जो रोटेट कर रहा था तो उसका एनर्जी जो है, जो जितना एनर्जी था काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो किस में बदल गया, हीट में। लेकिन सब के सब नहीं बदला, 25% ही हीट में गया है और उससे टेम्परेचर बढ़ गया है। तो पहले इसका काइनेटिक एनर्जी था कितना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यह है क्या, मेटल स्फीयर है, इसका तो फॉर्मूला होता है, आई का वैल्यू हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी यहां पे दिया हुआ n रोटेशन पर सेकेंड, n रोटेशन पर सेकेंड दिया हुआ है। n रोटेशन पर सेकेंड का मतलब हो गया, माने n क्या है, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, n रोटेशन पर सेकेंड, तो n गुने में 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसको कह सकते हैं कि 2 पाई n रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है। ये काइनेटिक एनर्जी हुआ आपका, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी 1/4 5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बाद में वैल्यू इसको हम रख देंगे। अब देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है, हीट में कितना बदला होगा, तो हीट है 25%, तो 25% तो 25/100 इंटू में 1/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक कट जाएगा 4 से, और हीट बराबर होता है ms डेल्टा टी, तो हो जाएगा 1/20। यहां पर m से m कैंसिल हो गया। राइजिंग टेम्परेचर निकालने के लिए कहता है कि राइजिंग टेम्परेचर क्या होगा, तो इसको इधर कर देते हैं, डेल्टा टी। डेल्टा टी करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अब आई 20s। ऐसा तो चॉइस नहीं है, क्योंकि इसको हटाना होगा, ओमेगा को हटाना होगा, ओमेगा को हटाना होगा, तो ओमेगा के वैल्यू यहां से रख देते हैं। ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 20s, ओमेगा बराबर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर n स्क्वायर r स्क्वायर बाई 5s। इसलिए आंसर जो होगा यही राइज इन टेम्परेचर, और इसका आंसर जो हो जाएगा 3 होगा। नेक्स्ट है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस डज नॉट डिपेंड ऑन, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट जो कैपेसिटी जो होता है गैस का, वो किस बात पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि C। तो मोलर हीट कैपेसिटी जनरली वो प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि कौन प्रोसेस, मतलब कैसे हम लोग उस गैस का स्टेट चेंज कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं। इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर, मोलर हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो पहला बात है कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, वो प्रोसेस पर डिपेंड करता है। दूसरा है इट्स मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट पर भी डिपेंड नहीं करेगा। दो गो आंसर था, पहला और दूसरा आपका सही जो है फर्स्ट हो गया आपका, माने आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट, माने पहला और दूसरा पर डिपेंड नहीं करेगा। एटॉमिसिटी पर डिपेंड करता है,
और कंडीशन अंडर विच हीट इज सप्लाइड, अभी बताए कि किस प्रोसेस पर, माने किस कंडीशन पर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं। इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा 5 का फर्स्ट हो जाएगा। 6 है, 6 नंबर देखिए। सिक्स नंबर, रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ द टू बॉडीज, दो बॉडीज का डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है d1/d2 8/9 एंड स्पेसिफिक हीट 6/5। द रेशियो ऑफ देयर थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, थर्मल कैपेसिटी किसको कहते हैं, H को, तो H बराबर ms होता है। मास बराबर हो गया, मास बराबर हो जाएगा वॉल्यूम गुने में डेंसिटी, ये हो जाएगा d इंटू में s, यही हो गया हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो गया आपका हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये इसका प्रोडक्ट पर, तो इसका रेशियो पूछता है, तो इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा d1/d2 और s1/s2 निकाल लेना है। तो d1/d2 कितना दिया हुआ है 8/9 और ये है 6/5, ये हो जाएगा 2 से और ये हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 16/15। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 7 नंबर। 20 ग्राम आइस क्यूब है, एक आइस है 20 ग्राम है, ये 20 ग्राम आइस है, ये 0 डिग्री सी पर है। रिलीज इन ए टम्बलर, टम्बलर एक वेसल है, जैसे स्टेट वेसल जो होता है जिसमें लोग पानी पीते हैं, चाहे जो भी हो, टम्बलर, जिसका वाटर इक्विवेलेंट कोई वेसल है, ये इसका वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है 80 ग्राम और ये 60 डिग्री पर है। Assuming that negligible heat capacity, negligible heat is taken from the surrounding, then the temperature of water in the tumbler becomes nearly, इसमें पानी है, ये कितना डिग्री पर है 60 डिग्री पर है और इसमें आइस का क्यूब डाल दिया है। तो हीट लॉस बराबर हीट गेन, तो हीट लॉस बराबर हीट गेन करते हैं। 20 ग्राम आइस है, ये रिलीज इन ए टम्बलर, वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है 60 डिग्री से, इसमें 60 डिग्री है टेम्परेचर दिया हुआ है, ये छोड़ दीजिए इसको, ये 60 डिग्री है, इसमें पहले से पानी नहीं है, ये इसको डालने के बाद इसमें पानी इंटर कर जाता है, ठीक है। पहले से पानी टम्बलर में नहीं था, उसका टेम्परेचर 60 डिग्री है डालने के बाद, तो हीट लॉस कौन करेगा ये, और हीट गेन कौन करेगा, आइस। तो मान ले कि मिक्सचर टेम्परेचर, माने कि पानी में डाल दिया तो मिक्सचर का टेम्परेचर T हो गया, तो हीट लॉस बराबर हीट गेन बाय आइस, हीट गेन करेगा, हीट लॉस बराबर हीट गेन। हीट लॉस ये दिया हुआ है, इसका वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो m इंटू में s इंटू में टेम्परेचर डिफरेंस 60 माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये मेल्ट करेगा तो ये हो जाएगा 20 इंटू में L प्लस 20 इंटू में T माइनस 0। ये 20 कॉमन ले लीजिए और ये L का वैल्यू 80 है, ये कितना से कट जाएगा 4 से, ये हो जाएगा 240 माइनस 4T बराबर 80 प्लस T, इसको इधर कर देते हैं 160 हो गया, ये बराबर 5T, T बराबर हो जाएगा 160/5, ये आ जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका टेम्परेचर जो है 32 डिग्री सेल्सियस था। मैं टम्बलर में पहले पानी नहीं था, वो खाली था, लेकिन उसका टेम्परेचर ज्यादा था, 60 डिग्री था। ओके, नेक्स्ट है
8 नंबर, अंडर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जब स्टेडी स्टेट जब रहता है तो जब हीट का ट्रांसफर होता है तो स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर जो होता है किसी भी पोजीशन का चेंज नहीं करता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर जो है से अलग अलग होता है, तब तो हीट का ट्रांसमिशन होगा। जैसे कंडक्शन में हम लोग हीट का ट्रांसमिशन पढ़ते हैं वहां पर की बात करता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा 8 नंबर का आंसर जो होगा 4 होगा। 9 नंबर, वाटर केप्ट इन ए ओपन वेसल विल क्विकली इवेपोरेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के सरफेस पर वाटर तुरंत इवेपोरेट हो जाता है, ये तो सही बात है, लेकिन रीजन इसका क्या है? टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द मून इज मच हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा होता क्यों है कि आरएमएस जो वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल्स का होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो ज्यादा हो जाता है एस्केप वेलोसिटी से, इसलिए वो एस्केप कर जाता है। इसलिए पहला सही है, लेकिन दूसरा जो है इसका रीजन जो है गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। 10 नंबर, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। तो देख लीजिए, आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट 0 होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क 0 होता है, साइक्लिक प्रोसेस में पूरे चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 आने हीट जो होता है वो वर्क के बराबर होता है। इससे ऑप्शन यदि देखिएगा तो पहला का आपका ए आ जाएगा, सॉरी ए का हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 थर्ड हो जाएगा। बी देखिएगा आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो बी का हो जाएगा सेकंड, इसलिए आंसर जो हो जाएगा यही दो को से मिल गया, आंसर हो जाएगा थर्ड। देख लीजिएगा इसको 11 नंबर, इन फोर्स ऑसिलेशन एक्सटर्नल फोर्स इज कांस्टेंट। ये गलत है, फोर्स ऑसिलेशन में एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता है, एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल रहता है, उसका भी अपना फ्रीक्वेंसी होता है, वो भी वेरीज करता है टाइम के साथ साथ। ओके, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है इन फोर्स ऑसिलेशन एक्सटर्नल फोर्स हेल्प इन सस्टेनिंग द ऑसिलेशन। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स इसलिए लगाते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड जो घट जाए उसको मेंटेन रखे, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा? सेकंड। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा 12, बीट्स आर प्रोड्यूस बाई फ्रीक्वेंसी। बीट्स जो होता है, बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग बीट्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी नंबर ऑफ मैक्सिमम लाउडनेस पर सेकंड या मिनिमम लाउडनेस पर सेकंड जो होता है उसको हम लोग बीट्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बीट्स फ्रीक्वेंसी का अंतर हो गया, तो पहला का आंसर हो गया बीट्स फ्रीक्वेंसी का, पहला का फर्स्ट का ये तो हो जाएगा सेकंड। ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो उसका उल्टा कर देना है ना, बी का हो जाएगा फर्स्ट और सी का हो जाएगा, अब सी का हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का ही जो लिखा हुआ है ये थर्ड, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू रख दीजिए तो आ जाएगा वो वाला आंसर, आपका थर्ड वाला आ जाएगा, इसलिए आंसर जो हो जाएगा इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी बाई रेडिएशन डिपेंड ऑन। रेट ऑफ कूलिंग आने देख लीजिए स्टेफेंस लॉ से, रेट ऑफ कूलिंग आता है किस किस बात पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ कूलिंग जो आता है वो एरिया पर, इमिसिविटी, स्टेफेंस कांस्टेंट है ना, टी पर पावर 4 माइनस टी नॉट पर पावर 4 बाई एम इंटू में स्पेसिफिक हीट, इतना बात आता है। तो हम लोग कह सकते हैं एरिया पर भी डिपेंड किया, मास पर भी डिपेंड किया, स्पेसिफिक हीट पर भी डिपेंड किया, टेम्परेचर ऑफ बॉडी या टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दोनों पर डिपेंड किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑल, चारों हो गया, आने आंसर इसका हो जाएगा, आने 13 का आंसर जो हो जाएगा 4। ओके, एक फार्मूला देख लीजिए रेट ऑफ कूलिंग का, स्टेफेंस लॉ से देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 14 नंबर, ए वॉल हैज ए 2 layers A and B each made of different material। एक वॉल है जो 2 लेयर का है,
ये मटेरियल अलग अलग है, इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, लेकिन दोनों का थिकनेस सेम है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज ए ट्रिपल दैट ऑफ बी। तो बी को यदि बी के मानते हैं तो ए को 3 के मान लीजिए। इफ अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 60 डिग्री। इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे T1 है, इधर T2 है, तो T1 माइनस T2 है 60 डिग्री। टेम्परेचर डिफरेंस वाल पूरे वाल का। तो टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस लेयर ए, तो इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले हीट रेट ऑफ हीट निकाल लेते हैं, क्योंकि यदि हाई मानते हैं लो मानते हैं तो हीट तो ऐसे जाएगा, ये हीट ऐसे जाएगा। तो यहां का टेम्परेचर निकाल लेते हैं, इसमें रेट ऑफ हीट वही होगा जो इसमें होगा। तो इसमें रेट ऑफ हीट माने हीट करंट जो इसमें होगा जो इसमें होगा, तो हीट करंट कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T। टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है इसके बीच का, ये दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 60 डिग्री। टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, तो पूछता है इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो T1 माइनस T2 इजकल टू 60 डिग्री है। तो T1 माइनस T कर सकते हैं आप, प्लस T माइनस T2 बराबर 60 डिग्री है। ये टेम्परेचर डिफरेंस फर्स्ट वाल के बीच का हो गया, और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस सेकंड वाल का हो गया, ये 60 डिग्री है। यहां तक हो गया। हीट दोनों में बराबर होगा, तो डेल्टा क्यू माने हीट करंट जो होगा दोनों में बराबर होगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस फर्स्ट में, टेम्परेचर डिफरेंस बाई इसका थर्मल रेजिस्टेंस x बाई 3k इंटू में एरिया बराबर x बाई k इंटू में एरिया। ये चल जाएगा ऊपर, तो 3 डेल्टा T बराबर डेल्टा T2 हो गया। ये हमको चाहिए डेल्टा T1, माने इसमें चाहिए, इसमें डेल्टा T1 है, इसमें डेल्टा T2 है। इसका वैल्यू रख देते हैं यहां से, फ्रॉम 1 डेल्टा T1 डेल्टा T2 के जगह पर 3 डेल्टा T1 बराबर 60 डिग्री, 4 डेल्टा T1 बराबर 60 डिग्री है कि नहीं। तो यहां से डेल्टा T1 आ जाएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा इसके बीच का। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, इसके बीच का डिफरेंस यदि लीजिएगा तो 3 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। ये कहां से आता है, ये याद रखिएगा कि जो हम लोग रेट ऑफ हीट जो फ्लो करता है वो टेम्परेचर डिफरेंस बाई L बाई के, ये हो गया L के जगह थिकनेस और K इंटू एरिया, इसलिए डेल्टा T बाई, इसको हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, यानी R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर। वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द रूम। आता कहता है कि रूम के टॉप पर वेंटिलेशन क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि जो माने गर्म जो हवा जो होता है जो ऊपर जाता है कन्वेक्शन के थ्रू, वो बाहर निकले और ऊपर से ठंडा हवा नीचे आए। तो हम लोग कहते हैं कि ब्रिंग ऑक्सीजन फॉर ब्रेथिंग नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, टू मेंटेन कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट मतलब हो गया कि जो गर्म जो मॉलिक्यूल्स जो बाहर जाता है मोशन में हो जाता है, तो उसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। टू कीप द एयर फ्रेश इन द रूम, जब गर्म हवा ऊपर जाएगा बाहर जाएगा तो ठंडा हवा अंदर आएगा, इसलिए हम लोग इसका आंसर देंगे 3। नेक्स्ट है $60 number. 4 mole of an ideal gas at a temperature 400 Kelvin were cooled isochorically so that gas pressure is reduced to 3 times. हम फिगर बना लेते हैं पहले, इधर वॉल्यूम है इधर प्रेशर है, माने आइसोकोरिकली, आइसोकोरिकली मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर 3 टाइम्स घटा दिए। तो यहां पर प्रेशर मान लेते हैं कि P0 था, तो यहां पर
P0/3 हो गया आइसोकोरिकली। द गैस इज एक्सपेंड आइसोबारिकली, फिर एक्सपेंड कर दिया गया इतने पे, और आइसोबारिकली आफ्टर टिल टेम्परेचर गो बैक टू द गैस इज एक्सपेंड आइसोबारिकली आफ्टर व्हाट इट्स टेम्परेचर गो बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। माने यहां का जो टेम्परेचर था यहां आ गया होगा, माने यहां से यहां तक का टेम्परेचर सेम होगा। टोटल अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन दिस प्रोसेस cooled isochorically so that the gas pressure reduced to इतना, the gas is expand isobarically afterward its temperature go back to the original value। तो देखिए, तो मान लेते हैं कि वॉल्यूम है V0 और यहाँ का टेम्परेचर यदि T0 था तो यहाँ का भी टेम्परेचर T0 ही आ गया। माने यदि ऐसे बनावेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस तो ऐसे आ जाएगा ये, है ना। तो खैर यानी कि ऐसे भी कहेंगे तो टेम्परेचर यदि वही है, अब वॉल्यूम यहाँ है, वॉल्यूम V0 है, टेम्परेचर वही पर आ गया। ये इस प्रोसेस जो है आइसोबारी है, आइसोबारी PV बराबर nRT। तो यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक आया होगा, तो निश्चित है कि यहाँ पर टेम्परेचर T0 होगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम वही है, तो PV बराबर हम लोग nRT लगावेंगे, तो वॉल्यूम वही है, प्रेशर 1/3 तो टेम्परेचर 1/3, और फिर टेम्परेचर वही हो गया होगा तो वॉल्यूम 3 गुना बढ़ गया होगा। टेम्परेचर फिर 3 गुना बढ़ गया, यहां से 3 टाइम्स बढ़ गया, तो फिर वॉल्यूम कितना हो गया होगा, 3 टाइम्स बढ़ गया होगा। तो हम लोग यहां से देख लेते हैं अब टोटल हीट एब्जॉर्ब, टोटल हीट एब्जॉर्ब की लिए बात बोलते हैं, टोटल हीट एब्जॉर्ब। तो टोटल हीट एब्जॉर्ब की बात करते हैं कि टोटल हीट कितना एब्जॉर्ब करेगा इन द प्रोसेस इज। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इसमें कितना हीट एब्जॉर्ब किया, इसमें देख लेते हैं। यहां पर P0 V0 बराबर nR T0 भी कर सकते हैं हम लोग शुरू में। यहां से तो हम लोग निकाल लिए, टोटल हीट इसमें निकालेंगे, माने A से B और B से C, A to B। चलिए पहले टोटल हीट AB, तो वर्ग तो 0 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा AB में, और ये हो जाएगा nR डेल्टा T। डेल्टा T कितना हो जाएगा, T0 माइनस T0/3, माने nR 2T0/3, क्योंकि इसलिए कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्ग 0 हो गया। इस केस में हीट निकालना है, ये कैसा प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक है। तो आइसोबारिक में हीट जो होगा BC में, तो हो जाएगा वर्क डन AB BC प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी BC। वर्क डन कितना होगा, तो इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया हो जाएगा कितना, 2V0 और गुने में P0/3। चेंज इन इंटरनल एनर्जी nR डेल्टा T, nR डेल्टा T हो जाएगा कितना, T0 माइनस, इस केस में फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, उल्टा लिखा गया सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इस केस में फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2/3 P0 V0 प्लस 2/3 nR T0। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको जो है दोनों को जोड़ देते हैं, टोटल हीट ऑब्जर्व, क्योंकि इतना हीट रिलीज किया है, इतना हीट दिए हैं। अब टोटल हीट को ऑब्जर्व करने के लिए कहता है कि टोटल हीट कितना ऑब्जर्व हो रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग दोनों हीट को हम लोग जोड़ेंगे। कितना नंबर है, 16 नंबर है। तो उस स्थिति में दोनों हीट को हम लोग देखते हैं, टोटल हीट कितना ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना दिए, इतना रिजेक्ट कर गया, तो बचा कितना, 2/3 बच गया। तो टोटल हीट
और टेम्परेचर दिया हुआ होगा शुरू में 400 केल्विन। इसको सॉल्व करिएगा तो 886 जूल आ जाएगा, ये है कि नहीं, 886 जूल आ जाएगा। उसके बाद है उसके बाद है 70 नंबर। Which स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला, ऑल रिवर्सिबल साइकिल्स हैव द सेम इफिशिएंसी। देखिए कोई भी रिवर्सिबल होगा तो इफिशिएंसी तो सेम ही होगा। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइकिल हैज अ मोर इफिशिएंसी देन इरिवर्सिबल। जितना ऑल रिवर्सिबल साइकिल्स है उस सबका फ्रीक्वेंसी जो है सेम होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए कार्नोट इंजन है। कार्नोट इंजन है जिसका इफिशिएंसी दिया हुआ है 1/15, लेकिन कार्नोट इंजन का यूज कर रहा है रेफ्रिजरेटर में। है तो कार्नोट इंजन, लेकिन यूज कहां कर रहा है उसको? रेफ्रिजरेटर में। तो रेफ्रिजरेटर का बीटा निकालना पड़ेगा। नहीं, रेफ्रिजरेटर का बीटा, तो बीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस ईटा बाई ईटा, 1 माइनस 1/15 बाई 1/15, ये हो जाएगा 14। बीटा निकल गया। बीटा का जो फॉर्मूला होता है, अब कहता है कि वर्क डन जो है कितना हीट जो है एक्सट्रैक्ट किए और वर्क कितना करना पड़ा। तो लोअर टेम्परेचर पर जो हीट डेल्टा क्यूएल है तो W इंटू में बीटा। W है कितना 12 अगुने में 14 जूल, यह आ जाएगा 186 जूल। ये बहुत अच्छा है कंसेप्ट, इसमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 19, कार्नोट इंजन कुछ सिंक इज एट। कार्नोट इंजन है, सिंक है, माने सिंक को लो टेम्परेचर कहते हैं 490। हम लोग को TL से दिखा रहे हैं और H को TH से दिखाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं T1 T2 भी लेता है। इफिशिएंसी है 30%, इसका इफिशिएंसी है 30%। तो कार्नोट इंजन के लिए फॉर्मूला बताइए है 1 माइनस TL/TH, ये होगा 30/100 इक्वल टू 1 माइनस TL/TH। इसको सॉल्व कर दीजिएगा 0.3, 1 माइनस TL/TH, इसलिए TL/TH 0.7, TL दिया हुआ है 490/TH 0.7, तो TH निकल जाएगा हाई टेम्परेचर 497/0.7, ये हो जाएगा 700, माने 700 केल्विन हो गया। ये हाई टेम्परेचर माने हीट सोर्स का टेम्परेचर 700 है। लेकिन पूछता क्या है, चलिए भाई, हाउ मच शुड द टेम्परेचर शुड बी इंक्रीज। किसको इंक्रीज कहता है? सो दैट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी 70% ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। कौन टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे कि फ्रीक्वेंसी इफिशिएंसी इंक्रीज करेगा? यदि ऊपर इंक्रीज कराएंगे तो डिक्रीज करेगा, यही इंक्रीज कराएंगे तब इंक्रीज कराएंगे तो घटेगा, तो घटेगा तो इफिशिएंसी बढ़ेगा। तो हीट सोर्स का पूछता है कि हीट सोर्स का कितना इफिशिएंसी मतलब टेम्परेचर, तो बाद में न्यू इफिशिएंसी कितना होगा? न्यू इफिशिएंसी कितना था पहले? 30% प्लस 30 का 70%, हाँ 70% दिया हुआ है। अब इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ये परसेंटेज हो गया। ये इफिशिएंसी का ही इंक्रीज कराना है 30%, 70%, तो ये हो जाएगा ये 51% हो गया, इफिशिएंसी हो गया। तो अब इफिशिएंसी 51%, तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला फिर लिखेंगे वही TL/TH डैश, अभी बदल जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 0.51, 1 माइनस 490/TH डैश, यहां से TH डैश निकाल लेंगे। TH डैश कितना आ जाएगा? इसको इधर कर देंगे 490/TH डैश
1 माइनस 0.51 यानी कि 0.49, तो टी एच डैश जो हो जाएगा 490 0.49, कितना आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर है, यह आ जाएगा 1000। तो 1000 आ गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? तो 1000 माइनस 700 केल्विन यानी 300 केल्विन आ गया आंसर। ओके, यानी इसका जो आंसर जो होगा कौन है? 2 नंबर हो गया सर, आंसर जो है 2 नंबर आ गया। ओके, नेक्स्ट है ट्वेंटी नंबर। A gas deviates maximum from an ideal gas. The law at a gas deviates maximum from an ideal gas. Laws at, तो मैक्सिमम जो डेविएट करता है इसको तो याद रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ऐसा होता है। लो टेम्परेचर कर दीजिएगा और प्रेशर को हाई कर दीजिएगा तो माने आइडियल गैस से वो डेविएट करेगा, वो भी मैक्सिमम डेविएट करेगा। ओके, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑसिलेशन व्हेन डैम्पिंग इज स्मॉल, WD इज द फार अवे फ्रॉम द ओमेगा। तो उस केस में पूछता क्या है? एफ0 एम्पलीट्यूड पीरियोडिक फोर्स, तक उस केस में क्या होगा? एम्पलीट्यूड पूछता है, तो ये तो फार्मूला ही दिया हुआ है। अब किसी भी बुक में देखिएगा तो ये प्रूव किया हुआ है, डैम्पिंग वाला के स्क्वायर का ये प्रूव किया हुआ है, इसलिए फार्मूला ही दिया हुआ है, इसको पढ़िएगा तो बन जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर 22। पता है कि y इजिकल टू 9 cos π/6 माइनस 2 ओमेगा टी है। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो मोशन पार्टिकल का क्या होगा? तो ये तो एसएचएम का इक्वेशन है ही, दैट इज एसएचएम होगा। और टाइम पीरियड कितना होगा? तो टाइम पीरियड यदि निकालना रहेगा तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 मेगा। तो टाइम पीरियड बराबर 2π/ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 मेगा, ये कितना हो जाएगा? π/ओमेगा। आंसर कौन आ जाएगा? थर्ड। ओके, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है 23। फिगर शोज द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल रेडियस आर है, ये सर्कुलर मोशन है, ये इसका रेडियस आर है। टी बराबर 0 पर यहां था, टी बराबर 0 पर, यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। फिर यहां आ गया, ये ऐसे मोशन में है, ऐसे इस तरह से मोशन में है। तो द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल पी इज, सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछता है कितना होगा? तो ये रोटेट कर रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग, एक्स प्रोजेक्शन है तो मान लेते हैं कि ये थीटा है, ये रेडियस आर है, तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा। अब थीटा निकाल लेते हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 40 सेकेंड, तो ये एंगल तय करेगा कितना टाइम में। ये एंगल मान लेते हैं कि अल्फा है, तो ये जो एंगल जो होगा वो अल्फा निकालना पड़ेगा। माने एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई, तो एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो टी समय मान लें कि यहां आ गया, तो 2 पाई बाई 40
इंटू टाइम टी, ये हो जाएगा पाई बाई 20 इंटू टी। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ये वाला पाई बाई 20 टी, और इसी का वैल्यू यहाँ रख देना है। तो एक्स कंपोनेंट जो है वो सिलेक्ट कर रहा है आर इंटू में पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 20 टी, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट है क्योंकि ये इधर से चला है, टी बराबर 0 यहां लिया है, इधर से चला है ये, है ना, इसीलिए ये एंगल निकाले हैं, लेकिन हमको चाहिए ये एंगल क्योंकि इसका कंपोनेंट लेना है, तो ये कॉस थीटा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट एसएचएम, एसएचएम में कौन है? तो खैर पहला तो एसएचएम है ही, और तीसरा भी एसएचएम है, चौथा एसएचएम नहीं है। जैसे पहला नंबर देख लीजिए साइन 2 ओमेगा टी, दैट इज एसएचएम का इक्वेशन। दूसरा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, और ये है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, तो ये तो नहीं होगा। ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, ये दोनों को जोड़ करके एसएचएम ही आता है, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर आ रहा है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड किसी में है नहीं। अब सेकंड की बात करना है, तो सेकंड वाला हम इसको करेंगे क्या, इसको चेंज कर देंगे। इसको लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी यहाँ पर आ जाएगा। दैट इज एसएचएम में आ जाता है ये जब ये एसएचएम में आ गया तो आंसर कौन हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है 25। लेकिन कहीं कहीं इसको हम लोग पीरियोडिक भी देता है, लेकिन हम लोग ऑप्शन के अनुसार चलेंगे क्योंकि 1 और थर्ड तो है ही नहीं, इसमें सेकंड भी है। तो कभी कभी माने ऐसे जब कन्वर्ट कर दीजिएगा तो यह जो है एसएचएम में आ जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसे जो है यह पीरियोडिक है। ओके, नेक्स्ट है लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है म्यू 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर है। तो कहता है कि फाइंड द टेंशन पूछता है, तो टेंशन के लिए हमको टेंशन का जो फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ वेव बराबर होता है √T बाई म्यू। तो स्पीड ऑफ वेव निकल जाएगा, तो हो जाएगा यहां से इक्वेशन ऑफ वेव से स्पीड ऑफ वी निकालिए। देखिए इक्वेशन ऑफ वेव दिया हुआ है, उसमें k दिया हुआ है 160 पाई और ओमेगा दिया हुआ है 2 पाई बाई एक्स 5। तो ओमेगा यहाँ से k बराबर होता है ओमेगा बाई वी, तो v बराबर हो गया ओमेगा बाई k, यहां से v निकल जाएगा ओमेगा बाई, तो ये हो जाएगा 160 पाई बाई 2 पाई बाई 5, ये हो जाएगा 400। v तो हो गया 400 मीटर, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर में है। अभी पता हो गया, म्यू पता ही है, डाल दीजिएगा, यहां से टेंशन आपको आ जाएगा 12 न्यूटन। डाइन में आएगा, डाइन में आएगा, फिर उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 26। सायरन इमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मूव्स अवे इन स्टेशनरी ऑब्जर्वर क्लिप, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, moves away from a stationary observer towards a cliff at a speed of 30 मीटर पर सेकंड। देखिए एक क्लिफ है ये और एक ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, ये जा रहा था इधर 30 मीटर पर सेकंड से, इससे जो दूर, ऑब्जर्वर से दूर और क्लिफ के तरफ, यही क्लिफ है ना, क्लिफ। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ऑफ द ऑब्जर्वर हियर इन द इको रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ, reflected from the cliff. Frequency of the sound that observer hears in the echo reflected from the cliff. ये जो पहुंचेगा, माने यहां से वेव जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर के आएगा
तो कितना फ्रीक्वेंसी जाएगा। तो टुवार्ड्स वाला में कर लीजिएगा, है कि नहीं। टुवार्ड्स वाला में देख लीजिएगा कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है। ये तो ऑब्जर्वर रेस्ट में है, और ऑब्जर्वर रेस्ट में देखिए जितना फ्रीक्वेंसी है ये रिसीव करेगा उतना ही फ्रीक्वेंसी आएगा, रिफ्लेक्टेड ये रिसीव करेगा। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है V माइनस V बाई V माइनस VS इंटू में F, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसमें V का वैल्यू दिया हुआ है, साउंड का कितना दिया हुआ है 330 और ये 900। इस सॉल्व करिएगा तो आएगा 990, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है (27) फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज का है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, इसका फंडामेंटल F1 दिया हुआ है और लेंथ क्लोज का दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 3/10 ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। एल ओपन का है, तो इसका क्लोज का और ओपन का फ्रीक्वेंसी बराबर कहता है। इसका फंडामेंटल कितना होता है, इसका फंडामेंटल होता है V बाई 4L, और इसका थर्ड ओवरटोन, तो थर्ड ओवरटोन में हो गया, इसका ओपन थर्ड ओवरटोन में 4 हो जाएगा, 4V बाई 12। थर्ड ओवरटोन माने n बराबर 1 पर फंडामेंटल, 2 पर फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड पर। मेन फार्मूला इसका होता है ओपन का होता है NV बाई 12 और एक क्लोज का होता है MV बाई 4L। यहाँ M जो है ऑड नंबर आता है 1 3 5 और ये कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 27 में हम लोग यही करेंगे कि दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर दीजिए। बराबर कर देने पर कितना आ जाएगा देख लीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई 4LC बराबर 4 बाई L0। कितना आ जाएगा ये, L0 बराबर हो जाएगा 16LC। LC दिया हुआ है ना 30, तो हो जाएगा सॉरी ये 2 से कट जाएगा ना, 4 नहीं होगा ये, और यहाँ पर 2 रहेगा ये, तो ये हो जाएगा 8। सॉरी यहाँ देख लीजिए फिर से, ये 2 हो जाएगा, LO ओपन का 8 इंटू में LC, 8 इंटू LC कितना आ जाएगा, LC दिया हुआ है 30, तो ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर। इसलिए आंसर जो होगा इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सेकेंड। देख लो 28, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिप्रेजेंट द ट्रेवलिंग हार्मोनिक। ट्रेवलिंग हार्मोनिक का मतलब होता है साइन और कॉस वाला वेव जो होता है ना, वो ट्रेवलिंग माने हार्मोनिक होता है, हार्मोनिक वेव। तो पहला जो ऑप्शन है A साइन ओमेगा टी माइनस KX माइनस A साइन ओमेगा टी प्लस KX, ये दोनों को जोड़िएगा, है कि नहीं। ये दोनों को यदि आप जोड़ते हैं तो A साइन ओमेगा टी माइनस KX है और वो प्लस है, लेकिन बीच में क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो इस स्थिति में ये तो होगा नहीं। दूसरा है A साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस B साइन ओमेगा टी माइनस KX, दोनों वेव जो है सेम है, तो ये A प्लस B ही हो जाएगा ये,
और में प्लस माइनस है, जैसी जोड़िएगा तो ट्रेवलिंग नहीं होगा, वो स्टैंडिंग वेव में चला जाएगा पहला में, ठीक है ना। दोनों को जैसी जोड़िएगा तो वो स्टैंडिंग वेव में चल जाएगा। स्टैंडिंग वेव को हम लोग ट्रेवलिंग वेव नहीं कह सकते हैं, लेकिन दो ट्रेवलिंग वेव से मिलकर ही वो बनता है। तो दूसरा हो जाएगा सही आंसर। और एक आध को और देख लेते हैं। थर्ड नंबर भी देख सकते हैं, थर्ड नंबर भी हो सकता है कि नहीं। और फोर्थ नंबर, तो आंसर हो जाएगा सेकंड इसका। 28 नंबर का आंसर जो होगा सेकंड। 29 नंबर देख लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल पासेस फ्रॉम, एक प्रोजेक्टाइल है, कहता है कि एक हाइट को पास करता है। यहां पर है t बराबर 6 सेकेंड और यहां पर भी है t इजिकल टू 12 सेकेंड। माने यहां से यहां तक जाने में लगा है 6 सेकेंड, लेकिन यहां से यहां तक आने में लगा है 12 सेकेंड। तो फिर आने में लगा होगा 6 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 6 + 12 हो जाएगा 18 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 210 मीटर। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग गया होगा, 6 सेकेंड। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यूएक्स से, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अब बाई टाइम। टाइम हो गया 6, 210 ही ना है, 210 है। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आ गया। उसके बाद हम लोग रेंज निकालने के लिए कहता है, रेंज बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो जाएगा 210 और टाइम हो गया 18। ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा। ये कितना आ जाता है, 630 मीटर। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 30 नंबर। देखिएगा। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन पूछता है। ये मास हो गया mg। ये दोनों है 68 डिग्री। देखिए जब 60 डिग्री बराबर है ना तो टेंशन भी बराबर हो जाता है, टेंशन भी इक्वल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। इधर हो जाएगा 2t cos 30 इजिकल टू mg। लिख दीजिए 2t cos 30 इजिकल टू mg। यहां से t बराबर निकल गया। ये तो √3/2 कैंसिल हो जाएगा। तो √3t बराबर है mg। तो यहाँ टेंशन हो जाएगा mg/√3। मास दिया हुआ है 15। जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, √3 कर दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, 86.6 न्यूटन आ जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा 3। ओके। नेक्स्ट है 31। द पार्टिकल ऑफ मास m स्ट्राइक इन वेलोसिटी u वेलोसिटी से टकराता है और ये जो है ग्राउंड पर इंसिडेंट है 30 डिग्री और v से रिफ्लेक्ट कर जाता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड ये दिया हुआ है तो ये तो एंगल अलग होगा, वो तो होगा नहीं, वो एंगल अलग होगा। तो ई का वैल्यू कितना होगा, तो यू का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा u cos 30 और ये हो जाएगा u sin 30। इधर क्यों चलते हैं तो हो जाएगा v sin थीटा, इधर हो जाएगा v cos थीटा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा v sin थीटा। यहां से हम लोग निकाल लेंगे ई का वैल्यू। ई बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन हो जाएगा v cos थीटा बाई u cos 30। आने के v cos थीटा बराबर हो जाएगा e इंटू में u cos 30। ई का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3 और ये cos 30 का वैल्यू
√3/2 कैंसिल हो जाएगा, u/2 आया v cos थीटा से। एक इक्वेशन हो गया। और ये दोनों कंपोनेंट क्या होता है, बराबर होता है। यहां पर क्या लिख देंगे, v sin थीटा बराबर u sin 30, ये भी आ गया वही, u/2 भी आ गया। तो अब क्या करेंगे, हमको v निकालना है, तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। दोनों को जैसे स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ये हो जाएगा v स्क्वायर, v स्क्वायर हो जाएगा, और ये √2 टाइम्स हो जाएगा एक का, v बराबर दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए तो ऐसे हो जाएगा √u/2 के स्क्वायर प्लस u/2 के स्क्वायर। v को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा √2 इंटू में u/2 माने u/√2। आंसर हो जाएगा इसका 4 हो गया ऑप्शन सही। 32 नंबर देखिएगा। देखिए, a street light of mass m is suspended from the ends of the uniform rod of length L। ऐसे दिया हुआ है रॉड, और यहां पर ऐसे केबल लगा करके ऐसे दिया हुआ है, और स्ट्रीट लाइट लटका दिया है, यही लाइट लटकाया हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि कौन माने किस फिगर में आसानी से रस्सी नहीं टूटे, माने रस्सी न टूट पाए जिससे लटका हुआ है, माने किसमें टेंशन कम हो, यही ना कहेगा, किसमें टेंशन कम हो। तो ये तो गिरना चाहेगा ऐसे, ये दीवार है तो ये तो गिरना चाहेगा ऐसे, लेकिन इसको रोकले रहेगा ये। यदि यहां से लटकाइएगा तो इसका भी तो वजन है ना, इसको ये यहां पर यहां से लटकाए हुए हैं, तो एक यहां बांधे हुए हैं, फिर यहां बांधे हुए हैं, यहां बांधे हुए हैं, तो सबसे कम टेंशन होगा यही वाला केस में, क्योंकि यहां वाला रहेगा तो इसके ये भी वजन के कारण इसको इधर गिराना चाहेगा, तो इसमें टेंशन ज्यादा हो जाएगा, है ना। रोटेट करने के लिए कि चाहेगा कि रड का करे रोटेट कर जाए, तो इसमें टेंशन ज्यादा होगा, इसमें तो टेंशन और ज्यादा होगा। इसलिए आंसर जो हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट में ही आसानी से रस्सी जो है, ये जो रस्सी इतना पार्ट वाला जो है, उसमें टेंशन जो है कम होगा। ठीक है, इसलिए पैटर्न ए इज मोर स्टर्डली। नेक्स्ट है 33, फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑफ द रॉड। एक रॉड है, अब लाइट से आ गया क्वेश्चन। ये 2f है, यानी सी हो गया, ये 12 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया r बराबर 2f। इसका रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग करेंगे क्या कि ई पॉइंट का तो इमेज यही बनेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट बी का इमेज कहां बन जाएगा ऐसे। अब बी का इमेज हम लोग निकाल लेना है कितना दूरी पर है, तो इसके लिए यू का वैल्यू देखिए, एफ आर है कितना 30 है, तो ये भी 30 हो गया, ये 12 से घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा 18। तो फॉर बी के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -18, फोकल लेंथ -15, भी निकल जाएगा ये वाला। और जब भी निकल जाएगा यहां से कौन पर लगाइएगा, तो 1/v -1/u 1/f, भी निकाल लीजिएगा यहां से। भी जब निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि भी में से 30 सेंटीमीटर घटा देना है, तो भी का मैग्नीट्यूड में से 30 सेंटीमीटर माने ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, वो लंबाई निकल जाएगा, और यही आंसर जो होगा इसका आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 34। देखिए 34, फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल। एंगल ऑफ मिनिमम
डेविएशन माने डेल्टा एम जो है प्रिज्म का वो ए के बराबर है। प्रिज्म मस्ट बी मेड ऑफ मटेरियल ए के बराबर है, तो म्यू का वैल्यू पूछता है। तो लगाते हैं म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू इंटू साइन ए बाई टू हो गई। तो म्यू का वैल्यू साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ये हो जाएगा साइन ए बाई साइन ए बाई टू। साइन ए को लिख सकते हैं टू साइन ए बाई टू इंटू में कॉस ए बाई टू, और ये हो जाएगा साइन ए बाई टू, कैंसिल हो जाएगा ये। तो म्यू का वैल्यू टू साइन ए बाई टू। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो जब ये 1 होगा यानी 0 डिग्री एंगल होगा, बहुत थिन प्रिज्म होगा, तो म्यू का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है, तो 2 होगा। और मिनिमम वैल्यू कब होगा, मिनिमम वैल्यू मतलब ये ज्यादा से ज्यादा हो, तो ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब एंगल ज्यादा ज्यादा, तो ज्यादा ज्यादा राइट एंगल हो सकता है प्रिज्म में। राइट एंगल से ज्यादा तो प्रिज्म एंगल होता नहीं है, तो 45 डिग्री कर दीजिएगा। तो म्यू का मिनिमम वैल्यू के लिए कर देंगे 2 इंटू में साइन हो गया 90 डिग्री बाई 2, 45 डिग्री, तो रूट अंडर 2 हो जाएगा। आने की हो जाएगा 2 से लेकर के रूट अंडर 2 के बीच होगा। और इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर 2 आएगा इसका। नेक्स्ट है 35 इन YDAC है ना, YDAC ऑफ इक्वल विड्थ स्लिट्स इंटेंसिटी 6th मैक्सिमम इज फाउंड टू बी 6th मैक्सिमम। तो अगर कोई मैक्सिमम है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होता है वो 4 टाइम्स किसी एक का होता है। किसी एक का जो होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी वो 4 टाइम्स होता है, तो आई नोट के बराबर है। तो एक का इंटेंसिटी कितना होगा, आई नोट बाई 4। द इंटेंसिटी एट लैम्डा डी डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। इंटेंसिटी पूछता है, माने सेंट्रल मैक्सिमम से, सेंट्रल मैक्सिमम तो ये वाला हो गया, और ये कितना है, ये डी लैम्डा बाई 6d। यहां पर पूछता है इंटेंसिटी। तो सबसे पहले यहां पर हमको फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तभी ना फिर इंटेंसिटी निकलेगा। तो सबसे पहले यहां पर हमको फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमको जो फॉर्मूला जो होता है, कितना दिया हुआ है, लैम्डा बाई 6 है कि नहीं। फेज डिफरेंस निकालने के लिए पाथ डिफरेंस पहले निकालना पड़ेगा, तो फेज डिफरेंस निकलेगा। देख लीजिए, ये दूरी है, ये हो जाता है थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा डी लैम्डा बाई 6d बाई डी से डी कैंसिल, लैम्डा बाई 6d। और tan थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। और पाथ डिफरेंस जो होता है ये होता है डी साइन थीटा और लैम्डा बाई 6 पाथ डिफरेंस हो गया। अब पाथ डिफरेंस हो गया तो फेज डिफरेंस निकल ही जाएगा। फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई बाई लैम्डा, अब उन्हें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 6 कहीं कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 3 हो गया ये। अब पाथ डिफरेंस जब निकल जाएगा तो इंटेंसिटी निकल गया। पाई बाई 3 हो गया, तो पाथ डिफरेंस निकल जाएगा तो इंटेंसिटी निकल जाएगा। इंटेंसिटी रिजल्टेंट कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4i इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। डेल्टा 5/2 माने फेज डिफरेंस बाई 2, तो पाई बाई 6। 4i का वैल्यू आई नॉट बाई 4 और पाई बाई 6 हो जाएगा। पाई बाई 6 का वैल्यू हो जाएगा √3/30 डिग्री ना, तो √3/2। तो √3/2 यदि करिएगा, स्क्वायर करिएगा तो 3/4 कितना आ गया आंसर, 3i0/4। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 36।
नेक्स्ट है 36। देखिए 36 कहता है कि अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी, 36 में है अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट पासेस थ्रू द थ्री पोलराइजर सच द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड पोलराइजर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंड अदर ट्रांसमिशन एक्सिस लास्ट पोलराइजर इज क्रॉस्ड विद द फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल। अनपोलराइज है, देखिए ये अनपोलराइज है, ये अनपोलराइज लाइट है, ये इसका इंटेंसिटी है आई नॉट। तो जैसे ही इसे पोलराइजर से जब जाएगा ये, तो यहां पर इंटेंसिटी हो जाता है आई नॉट बाई 2। अब फिर कहता है कि एक और पोलराइजर लगा दिया गया है ना। फिर कहता है कि एक और पोलराइजर लगा दिया गया है, तो वो कितना है ये, फिर एक और पोलराइजर लगा दिया, 3 गो लगा दिया गया है। पहला है 30 डिग्री है पोलराइजर के साथ है, तो दूसरा जो होगा 60 डिग्री होगा। तो फॉर्मूला जो होता है I बराबर I डैश cos स्क्वायर थीटा 1 इंटू में cos स्क्वायर थीटा 2, ये हो जाएगा I नॉट बाई 2। ये वाला हो गया I डैश, फिर पोलराइज ये भी होगा, फिर ये भी होगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री और cos स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद कितना आता है ये है √3/2 के स्क्वायर था 3/4 1/4, तो हो जाएगा 3I0/32। आंसर हो जाएगा आपका ये 4। आंसर हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट है 37। A particle is thrown with escape velocity v 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड सरफेस ऑफ द अर्थ। इट्स वेलोसिटी एट 5r, 5r पर पूछता है कितना होगा। एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। जब भी निकालना रहेगा ग्रेविटेशन में तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व ही करना पड़ेगा। तो एनर्जी को कंजर्व कर दीजिएगा तो वहां से निकल जाएगा आपका। ये अर्थ है और हाइट दिया हुआ है ना, हाइट 5r है, तो सेंटर से दूरी हो जाएगा 6r। तो इसको हम फेंक देंगे यहां से एस्केप से, तो यहां पर स्पीड क्या होगा पूछता है। तो एनर्जी यहां पर टोटल माइनस gmm/r प्लस हाफ mve² बराबर यहां पर आवेगा, तो हाफ mve² माइनस gmm/6r। ये सब चीज दिया हुआ है, जो जिसको फेंके हैं उसका मास तो कैंसिल हो जाएगा। और एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू इतना है तो हम लोग काश कम नहीं कहेंगे, स्क्वायर जला कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2gm/r बराबर हो जाएगा 11.2 का स्क्वायर हो जाएगा। कि एस्केप वेलोसिटी दिया हुआ है किलोमीटर पर सेकंड में, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r, यहां से निकाल सकते हैं। ये सब चीज यहां से दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके आप भी निकाल लीजिएगा, आ जाएगा 4.57 किलोमीटर पर सेकेंड। सब चीज दिया हुआ है। gm/r का वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहां से डायरेक्ट भी। पहले क्या करना है कि इसको इस साइड कवर कर देना है, एक में कर लेना है, और इसको हम लोग gm/r का वैल्यू निकाल करके यहां रख देना है। ओके, नेक्स्ट है 38. The graph showing extension of the wire of length 2 meters suspended from the top of the roof of a one end and load W है। ये है लोड W, लंबाई L है, तो इसमें चेंज इन लेंथ W, फोर्स लग गया होगा F। तो Y बराबर जो होता है यंग डबल माने यंग मॉडुलस बराबर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स
फोर्स यानी mg बाई एरिया, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। इसको डेल्टा एल कर दीजिए, इसको एल, इसको डेल्टा एल, एफ एल बाई ए डेल्टा एल। किसके किसके बीच का ग्राफ है? फोर्स के बीच। इधर फोर्स है और इधर चेंज इन लेंथ है। तो फोर्स है या चेंज इन लेंथ है, तो स्लोप देख लेते हैं कितना आएगा। तो फोर्स बाई चेंज इन लेंथ गुने एल बाई एरिया, दैट इज ए स्लोप। ये हो गया स्लोप। तो y इक्वल टू हो जाएगा स्लोप गुने एल बाई एरिया। अब यहां से पूछता क्या है? y पूछता है, तो स्लोप हम लोग देख लेते हैं ग्राफ से। देखिए ग्राफ ऐसे है, ये ग्राफ ऐसे है। बस 2 पॉइंट ले लीजिए, 2 4, और यह है 30 और 60, बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है हर जगह सेम ही होता है। तो यहीं पर स्लोप ले लेते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, यही स्लोप हो गया। तो स्लोप हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 30, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 माइनस 2। लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ है 2 मीटर और एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 गुने 10 टू दी पावर माइनस 3 के स्क्वायर, मीटर कर दिए इसको। अब मीटर कर दीजिएगा, तो इसको अब सॉल्व करिएगा, तो आंसर आ जाएगा, तो -6 हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना? 3 इंटू 10 टू दी पावर 10। लेकिन ये है, ये किसमें है? ये दिया हुआ है मिलीमीटर में, ये दिया हुआ है मिलीमीटर में। तो जब मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो यहां पर एक और गुना करना पड़ेगा 10 टू दी पावर -6 से, -3 से, क्योंकि ये मिलीमीटर में ना है। और ये जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे तो मिलीमीटर में लेना पड़ेगा। तो मिलीमीटर में के लिए हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतना आपका आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 30 है तो 3 ना बचेगा। तो 3 वाला जो ऑप्शन जो है एक ही वो है ही, ऐसे भी मार सकते थे। 3 वाला ऑप्शन तो एक ही है। नेक्स्ट है 39। A gas is in equilibrium at T Kelvin. A gas equilibrium में है T Kelvin पर. Its molecular weight is m and its component of velocity z, direction is vz. The mean of its vz square is, vz square का मतलब vrms के स्क्वायर बराबर होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी मास m है और z है, टेम्परेचर T है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? 3/2 kT। और काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m v RMS के स्क्वायर, एक मॉलिक्यूल के लिए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और v RMS बराबर हो जाएगा 3 इंटू में vz के स्क्वायर। 3 कैंसिल, इसलिए vz के स्क्वायर बराबर हो जाएगा kT/m। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि v RMS के स्क्वायर बराबर होता है vx के स्क्वायर प्लस vy RMS प्लस vz, तीनों कंपोनेंट बराबर होता है, इसलिए 3 vz के स्क्वायर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है 40। इन विच प्रोसेस नो हीट इज रिक्वायर्ड, किस प्रोसेस में हीट नहीं चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट की जरूरत नहीं पड़ता है, और एक फ्री एक्सपेंशन में भी हीट की जरूरत नहीं पड़ता है। तो 2 प्रोसेस ऐसा है जो हीट की जरूरत नहीं है। फ्री एक्सपेंशन में डेल्टा क्यू भी 0 होता है ना, और वर्क भी 0 होता है,
और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होता है, यानी टेम्परेचर भी वही रहता है, लेकिन फिर भी प्रोसेस होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, बता कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, प्रेशर और डेंसिटी डायटोमिक गैस का चेंज कर रहा है, जिसका गामा दिया हुआ है। प्रेशर P से P10 और डेंसिटी रो से रो डैश जा रहा है। तो पहले उसमें रिलेशन लाना होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी कर देंगे, इतना आ जाएगा ये कांस्टेंट। तो P रो पर पावर माइनस गामा, P डैश रो पर डैश पर पावर माइनस गामा हो गया ये, क्योंकि उसको उल्टा करेंगे तो ये तो m तो कांस्टेंट है, ये माइनस हो जाएगा। तो यहां से ला दिया रिलेशन, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/, इतना। इसका वैल्यू होता है 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 7 है, उसको उल्टा कर देंगे तो 2 पर पावर 7 आ जाएगा, तो 7 कट जाएगा, तो 2 पर पावर 5 बराबर 32, 2 पर पावर 5 बराबर 32। तो रो डैश बाई रो का वैल्यू आ गया 32, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 42। है 42। एक क्लोज साइकिल ABCD, एक क्लोज साइकिल है ABCD, PV है, ग्राफ है। ABCD इस तरह का साइकिल है ये। तो इसको बदलना है PT ग्राफ में, ये PV ग्राफ है, इसको PT ग्राफ में बदलना है, तो कौन सही होगा? तो देखिए प्रोसेस AB जो है आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, और ये जो है आइसोथर्मल ही हो सकता है ये, और ये है आइसोकोरिक। यहां से देख लेंगे कौन है। देखिए पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन में AB जो है आइसोबारिक है, BC आइसोथर्मल है, तो BC में भी आइसोथर्मल है, दिखाई दे रहा है ग्राफ में। माने इसका जो ऑप्शन जो है ये PT ग्राफ पर जरा देख लीजिए, PT ग्राफ पर AB तो यही हो गया, और ये आइसोथर्मल है, तो ग्राफ हो जाएगा ऐसे। इसका मतलब है कि उसके बाद जो है ये जो है आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक ग्राफ ऐसे होता है, यहां से भागता है ऐसे। आंसर कौन आ जाएगा? फर्स्ट। देख लीजिएगा, ग्राफ को चेंज करना है, मतलब ये PV ग्राफ को PT में बदलना है या VT में बदलना है, तो पहले ही मिल गया ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट है 43 नंबर है। ए वेसल ऑफ वॉल्यूम भी 8 लीटर कंटेन M इतना ग्राम नाइट्रोजन है, वॉल्यूम दिया हुआ है 8 लीटर है, और मास दिया हुआ है 4.2 ग्राम नाइट्रोजन, और मोलिकुलर वेट है 28। टेम्परेचर भी दिया हुआ है 2000 केल्विन। फाइंड द प्रेशर एज्यूमिंग 40% ऑफ मास आर डिसोसिएट इनटू एटम। कहता है कि 40% मास जो होता है वो जो है डिसोसिएट करता है एटम में। तो बताइए बचा कितना? 60%। और जब एटम में जब कन्वर्ट हो जाएगा 60% जो बच गया, तो हमको टोटल नंबर ऑफ मोल पहले निकालना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, है कि नहीं। तो जब एटम में कन्वर्ट होगा, मास है 4.2 ग्राम है, और उसका 60% कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा। तो पहला है 60% बच गया, 4.2 मास, अब बाई मोलिकुलर वेट कितना हो गया 28, बचा 40% टूट गया। तो 40% टूटा, तब हमने 0.4
4.2 4.2 का 0.4 बच गया मास, और ये हो गया, अब n हो गया ना, n हो गया था 14। ये नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, यहां से नंबर ऑफ मोल निकालिएगा तो 0.21, कितना का 0.21 आएगा। तो कहता है कि प्रेशर बताइए, तो पीवी बराबर क्या लगा देंगे, एनआरटी, एन तो निकल गया, बाकी सब पता है, तब प्रेशर यहां से निकल जाएगा। और प्रेशर जो निकलेगा यहां से निकालिएगा तो आ जाएगा 4.3 एटीएम। ओके, मैं ये निकालना था क्योंकि N2 गैस है, ये N2 गैस है, इसको N में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो लेकिन कितना ग्राम है, इतना ग्राम, इतना ग्राम में 60% जो है ना बच गया और 40% टूट गया। तो नेक्स्ट है 43 44। Vessel contain mixture of 1 mole of the oxygen and 2 mole of nitrogen, 400 Kelvin. The ratio of the average translational kinetic energy per O2 to that of the N2। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 3/2 kT एक मोलिक्यूल का, चाहे तो ये तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से तो कोई मतलब है ही नहीं कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है। 3/2 kT टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, इसलिए इसका रेशियो जो होगा 1:1 होगा। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट है 45 है। मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स रेडियस r है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो याद रखना है, तो r स्क्वायर का तो होता ही है, फॉर्मूला पर याद है, देख लीजिएगा, बुक में भी है लिखा हुआ सब। 46 कहता है कि SHM है ये, इट्स वेलोसिटीज आर v1 एंड v2, डिस्प्लेसमेंट x1 x2, फॉर्मूला होता है v बराबर ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए जरा। और यदि v1 स्पीड लेते हैं, एम्पलीट्यूड वही रहेगा, डिस्टेंस x1 है। v2 स्पीड लेते हैं तो एम्पलीट्यूड वही रहेगा, x2 है। तो कहता है कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो दोनों को घटा देना है यहां से, ये तो फॉर्मूला ही में ही है, यहां से दोनों को घटा देना है, v1 के स्क्वायर माइनस v2 के स्क्वायर निकाल लीजिएगा। जैसे दोनों को घटावेंगे तो कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें से घटावेंगे तो हो जाएगा x2 के स्क्वायर माइनस x1 के स्क्वायर, एक कट जाएगा, यहां से ओमेगा निकल जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाई 2 पाई, सब कर लीजिएगा यहां से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। मैं वैल्यू निकाल लेना है, यहां से 2 कर लेना है। नेक्स्ट है 47 47 है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज शोन इन द फिगर। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का ये एम्पलीट्यूड पूछता है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इसका देख लेते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, 4। ग्राफ से देखिए 4, मैक्सिमम वेलोसिटी है 4, और इसका यदि हम टाइम पीरियड यदि देखते हैं, इसका टाइम पीरियड यदि देखते हैं तो टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। फिगर से देखिए, ग्राफ से देखिए, टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, माने आधा सेकंड इधर है और आधा सेकंड उधर है, मतलब 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया यहां पर, 2 सेकंड के बाद फिर आ रहा है ये, ओमेगा निकल जाएगा 2π/t, 2π/2 कर देंगे तो यहां से पाई आ जाएगा, और Vmax का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर ए, एम्पलीट्यूड निकल जाएगा यहां से, ओमेगा ए होता है, सॉरी, तो Vmax बाई ओमेगा, Vmax कितना है 4/पाई, 4/पाई करिएगा तो 1.27 मीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 28 a mass of 3 kg, कहता है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, या पैन है ऐसा, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, अटैच नहीं है, रखा हुआ है,
पता है कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से इसको सिलेक्ट कराएं ताकि वो जो है, अच्छा नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, सब एम्पलीट्यूड निकालना है। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन सो दैट मास गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेन। मिनिमम कितना एम्पलीट्यूड हो ताकि, तो देखिए मिनिमम जो एक्सेलरेशन जो होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगा वो जी के बराबर होना चाहिए वहां पर, और एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा के बाई एम, इसलिए ए बराबर हो जाएगा एम जी बाई के। मास दिया हुआ है 3, जी का वैल्यू 10, के का वैल्यू 150। ये कितना से कैंसिल होगा, 3/15 मीटर, यानी कि 1/5 मीटर, 20 सेंटीमीटर। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया 20 सेंटीमीटर। आंसर कौन हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है 49। यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 64 मीटर। यूनिफॉर्म रोप है ये, इसका लंबाई है 64 मीटर और 8 केजी का, एंड मास 8 केजी हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम। इसका मास भी दिया हुआ है 8 केजी, रस्सी का ही मास है। ब्लॉक ऑफ मास 1 केजी इसमें डाल दिया गया। A transverse wave pulse wavelength 0.08 meter is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of the pulse when it reaches the top? देखिए यहां पर वेवलेंथ दिया हुआ था पल्स का, लेकिन जब यहां पहुंचेगा तो पहले तो यहां पर स्पीड अलग होगा, यहां पर स्पीड अलग होगा, क्योंकि टेंशन अलग अलग होगा। तो यहां पर टेंशन कितना होगा, यहां पर टेंशन जो होगा T1 वो 1G के बराबर होगा, जबकि यहां पर T2 जो हो गया 8G और एक कितना हो जाएगा, 9G के बराबर होगा, तो इसका ही वजन होगा। तो वेलोसिटी v1/v2 जो हो जाएगा √T1/T2 आने की हो जाएगा 9G/G माने 3 हो जाएगा। v1 बराबर हो जाएगा 3v2 हो गया। यहां से यहां तक जाएगा तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो फिर v बराबर होता है f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का, तो v1/v2 बराबर λ1/λ2। v1/v2 निकाल लिए हैं, 3 है, λ1 दिया हुआ है यहाँ पर 0.0। v1/v2, v1 कहाँ का, यहाँ का है। अब देख लेते हैं कि वेवलेंथ कहाँ पर का है, लोअर एंड का वेवलेंथ दिया हुआ है v1/v2, तो लोअर एंड का वेवलेंथ दिया हुआ है। तो v1/v2 कितना आ जाएगा, यहां से 3 आ गया। T2 दिया हुआ है, सॉरी उल्टा हो गया यहां पर, यहां से देख लीजिए T1 है G और T2 है 9G, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो v1/v2 हो गया 1/3, λ1 है 0.08, हाँ 0.08, अब भाई λ2 हो जाएगा 0.24 मीटर। इतना आपका वेवलेंथ जब टॉप पर पहुंचेगा तो वेवलेंथ इतना होगा। नेक्स्ट है 50। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है स्ट्रिंग का, लंबाई भी दिया हुआ, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी माने 100, 140, 180 दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग? स्पीड दिया हुआ है, तो हम पहले देख लेते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है। तो इसका रेशियो जरा देखिए तो 100:1450 180 कितना आता है, ये 5:7:9 आ गया। इसका मतलब है कि ये 5th हार्मोनिक में है और ये 7th हार्मोनिक का है और ये 9th हार्मोनिक का है। तो 5th हार्मोनिक का ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है NV बाय रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना है। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए ये 5th हार्मोनिक का है तो होता है NV बाय कितना 12, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कितना 100,
n का वैल्यू जब 5 ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, v बाई 2 इंटू में l हो गया 130 सेंटीमीटर। चॉइस किस में है, मीटर में है, 1.3। कितना कट हो जाएगा ये हो जाएगा 20 से, ये हो जाएगा 52 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये था आपका 50 क्वेश्चन का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो हुआ था, जो मीन टेस्ट 5 का सॉल्यूशन, और इसको आप एक बार जरूर अपने से देखिएगा। थैंक यू।